वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की सारी नदियों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र 60% है, ये हमने पढ़ रखा है। और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन सी नदियाँ होती है? वह नदियाँ जो अपना जल समुद्र में नहीं ले जाती है और पहले ही कहीं विलुप्त हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ बोलते हैं। मतलब वो नदियाँ जो अपना पानी समुद्र में नहीं लेके जाती है, मतलब किसी भी समुद्र में, ना तो बंगाल की खाड़ी में ना ही अरब सागर में, वो पहले ही कहीं विलुप्त हो जाती है। उन नदियों को अपन क्या बोलते हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ बोलते हैं। और कौन कौन सी थी? तो हमने ट्रिक पढ़ रखी है। घर का स्वरूप काकी में, ये अपने ट्रिक पढ़ रखी है। घर से कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। का से कांतली नदी। सब से साबी नदी। रूप से दो नदियाँ हैं, रूपनगढ़ और रूपारेल नदी। और काकी से काकनी नदी या फिर काकनी नदी हो जाएगा। और मैं से मैंथा या मैंडा नदी हो जाएगी। तो इन सारी नदियों को आज अपन इसी एक क्लास के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर कालका माता मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ये देखो, अपन देखते हैं मतलब कहाँ से होता है इसका उद्गम। तो देखो, ये अपने राजस्थान के बाहर से आती है नदी। तो देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ और वहाँ पे कालका माता मंदिर है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। तो पहले ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ पर मतलब प्रवेश करती है, यहाँ पे तलवाड़ा झील बनाती है और आगे बढ़ती है। और इसी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भटनेर दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद ये गंगानगर में, मतलब पहले तो हनुमानगढ़ में बहती है, हनुमानगढ़ के बाद कहाँ बहती है? गंगानगर के अंदर बहती है। और गंगानगर में भी ये सूरतगढ़ और अनूपगढ़ से होती हुई कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। यानी ये नदी कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान तक बहती है। यानी अगर इस नदी में ज़्यादा पानी आ जाए तो इसका पानी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाता है। तो ये अपने कौन सी नदी हो गई? घग्गर नदी है। तो देखो, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? ये टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। और कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और इस मतलब ये नदी है ना, मतलब अगर मान लो बारिश ज़्यादा ना आए तो ये मतलब भटनेर दुर्ग तक क्या हो जाती है? वहीं विलीन हो जाती है। यानी भटनेर दुर्ग में ही, मतलब भटनेर दुर्ग के वहीं क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और पानी ज़्यादा आए तो कहाँ जाती है? पोर्ट अब्बास तक जाती है। तो देखो, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो टिब्बी हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है ये। इसके उपनाम क्या क्या है? तो इस नदी को अपन प्राचीन सरस्वती या दर्शवती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन? प्राचीन सरस्वती या दर्शवती नदी बोलते हैं। इसको मृत नदी या नट नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मृत नदी या नट नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शौक भी कहते हैं इसे अपन, और चित्तांग नदी भी कहते हैं। तो देखो, इसके सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो यही है। प्राचीन सरस्वती या दर्शवती किस नदी को बोलते हैं अपन? घग्गर नदी को बोलते हैं। बाकी से मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, चित्तांग नदी भी कहते हैं और राजस्थान का शोक भी कहते हैं इसे। अब देखो, ये घग्गर नदी विलीन कहाँ होती है? तो मैंने अभी बताया, भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो हमने देख लिया। और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था कि घग्गर नदी कहाँ पे विलीन होती है? तो भटनेर हनुमानगढ़ के वहाँ पे क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। देखो, राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली मतलब ये नदी एकमात्र नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। जैसे मतलब उत्तर के अंदर कौन कौन से मतलब जिला आते हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर आता है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और इसके मतलब घग्गर के प्रवाह को हनुमानगढ़ में तो क्या बोलते हैं अपन? नाली कहते हैं। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसे अपन? हकड़ा कहते हैं। तो घग्गर के प्रवाह को अपन हनुमानगढ़ में तो क्या बोलते हैं? नाली कहते हैं। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं अपन? हकड़ा कहते हैं। अब देखो, इसकी लंबाई, यानी कुल लंबाई कितनी है इसकी? 465 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई? तो राजस्थान में 100 किलोमीटर में बहती है ये। कितने किलोमीटर में बहती है? 100 किलोमीटर में बहती है। और इस नदी पर झील कौन कौन सी है? तो एक तो तलवाड़ा झील बनाती है हनुमानगढ़ में, अभी अपन ने पढ़ी ली है। तलवाड़ा झील कहाँ बनाती है? हनुमानगढ़ के अंदर बनाती है। और ओटू झील हरियाणा के अंदर है। तो ओटू झील कहाँ पर है? हरियाणा में इस नदी के ऊपर। और तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और राजस्थान की आंतरिक अफवाह की सबसे मतलब लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। यह आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। और इसका मतलब बहाव क्षेत्र तो अभी देखा था अपन ने। हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाती है? पंजाब से कहाँ जाती है? हरियाणा
हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर से, और उसके बाद राजस्थान से भी मतलब कहाँ जाती है, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी जाती है ये। अब देखो राजस्थान में किस किस जिलों में जाती, किस किस जिले में जाती है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, मतलब 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिलों में बहती है ये, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। गंगानगर में भी सूरतगढ़ और अनूपगढ़। उसके बाद कहाँ चली जाती है ये, पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। मतलब ज़्यादा वर्षा होने पर इसका पानी पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, यानी ज़्यादा वर्षा होने पे इसका पानी कहाँ पहुंच जाता है, पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। और इस मतलब नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सारी सभ्यताएं किस नदी के किनारे हैं, तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये सारी सभ्यताएं किसके किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं। इसके बाद देखो सेकेंड नदी कौन सी है, कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में पढ़ते हैं अब। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से होता है। याद कैसे रखेंगे अपन, देखो काटना खंड में, खंड मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको खंड ही बोलते हैं अपन, तो काटेंगे किसमें, खंड में काटेंगे। तो कातली कहाँ से, कातली का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से होता है। देखो काटना खंड में, या खंड में काटना कैसे भी याद रख सकते हो, काटना किसमें, खंड में, ये अपन याद रख सकते हैं। तो काटना से तो क्या हो जाएगी, कातली नदी, या फिर से काटली भी बोलते हैं। और खंड से क्या हो जाएगा, खंडेला नदी, मतलब खंडेला की पहाड़ियाँ। तो काटना खंड में, काटना से कातली नदी हो जाएगा, और खंड से क्या हो जाएगा, खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर। शिखर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। इस नदी को अपन शेखावटी की गंगा या मौसमी नदी बोलते हैं, यानी शेखावटी के अंदर की नदी है ये, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, शेखावटी की गंगा कहते हैं, या फिर मौसमी नदी कहते हैं इसे अपन। इसका भाव क्षेत्र, ये शिखर से कहाँ जाती है, झुंझुनू के अंदर जाती है, और झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। तो झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी भी कौन सी है, कांतली नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। अब देखो कांतली नदी, इसका उद्गम मैंने अभी बताया था, खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये सीकर में बहती है, सीकर से कहाँ जाती है, झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू के अंदर मतलब ये चूरू की सीमा से पहले ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, मतलब चूरू के अंदर नहीं जाती है। चूरू की सीमा है ये, यहाँ पर ये सूर मतलब सीमा इसकी झुंझुनू और चूरू की सीमा है, इससे पहले ही क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। तो देखो मतलब इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यता है, तो गणेश्वर और सोनाली सभ्यता कातली नदी के किनारे ही है। ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर और ये और सोनाली, ये सभ्यता किसके किनारे है, ये कातली नदी के किनारे की सभ्यता है। और कातली नदी के बेसिन को अपन क्या बोलते हैं, तोरावाटी। तो कातली नदी के बेसिन को अपन क्या बोलते हैं, तोरावाटी बोलते हैं। और ये चूरू की सीमा से पहले क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे अपन मतलब आंतरिक प्रवाह की नदी बोलते हैं। तो अपने कौन सी नदी हो गई है, कातली नदी। नेक्स्ट है साबी नदी। साबी नदी, अब देखो साबी सेवर, से याद रख सकते हैं। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। मैंने कहा से याद रख सकते हो, सेवर साबी। तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। और ये नदी हरियाणा में नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। मतलब ये नदी कहाँ जाके विलीन हो जाती है, नफसगढ़ झील है, कहाँ पर है ये, हरियाणा, यानी हरियाणा में जाके ये नदी क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता किसके किनारे है, साबी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पर है, कोटपुतली भैरोड के अंदर है। तो कोटपुतली भैरोड के अंदर जोधपुरा सभ्यता है, ये साबी नदी के किनारे है। तो देखो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। ये जयपुर, कोटपुतली भैरोड यहाँ से बहती हुई कहाँ जाती है, हरियाणा में चली जाती है, और नवसगढ़ झील में जाके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये नदी भी कौन सी नदी हो गई, अपने आंतरिक प्रवाह की नदी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से होता है। देखो इसको याद रखना पड़ेगा अपन को। तो देखो रूपारेल नदी उदयनाथ की, मतलब उदयनाथ की, या फिर देखो उदय रूप ऐसे याद रख सकते हो, रूप उदय याद रख सकते हैं अपन। तो रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है। और इस नदी के उपनाम क्या क्या है, लसावरी नदी और वरा नदी। इंपॉर्टेंट है, किस नदी को लसावरी नदी बोलते हैं, तो रूपारेल नदी को बोलते हैं। तो लसावरी नदी देखो, रूपारेल ल आ रहा है, ल से लसावरी, और इसमें देखो वरा भी आ रहा है, र, तो देखो वरा नदी भी बोलते हैं इसे अपन। तो रूपारेल नदी को अपन क्या बोलते हैं, रूपारेल ल से लसावरी, और वरा नदी भी कहते हैं इसे अपन। और ये नदी कुशलपुर भरतपुर में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मतलब कहाँ पे होती है, मतलब ये भरतपुर के अंदर, अलवर से तो इसका उद्गम होता है, भरतपुर तक जाती है, और भरतपुर के कुशलपुर तक जाके क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है।
और भरतपुर में इस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। अब ये सीकरी बांध है ना, इसके अंदर पानी कहाँ से जाता है? तो सीकरी बांध में मतलब वही रूपारेल नदी का पानी है इसके अंदर। अब देखो इस पानी को अपन मोती झील के अंदर लेके जाते हैं। तो मोती झील के अंदर पानी मतलब कहाँ से जाता है? तो सीकरी बांध से मोती झील के अंदर पानी जाता है। और जो मोती झील है ना, वो भरतपुर की जीवन रेखा है। तो मोती झील को अपन क्या बोलते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा बोलते हैं। और मोती झील से एक सुजान गंगा नहर निकाल रखी है, जिससे है ना मतलब ये भरतपुर का जो दुर्ग है ना, लोहागढ़ दुर्ग, तो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हुई है। उस खाई में पानी भी कहाँ से जाता है? मोती झील से जाता है। तो मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाल रखी है, जिससे है ना भरतपुर मतलब ये लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों तरफ जो खाई बना रखी है उसमें पानी भी कहाँ से जाता है? सुजान गंगा नहर से कहाँ से जाता है? मतलब इस मोती झील से जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाई मोती झील के अंदर पानी कहाँ से आता है? तो रूपारेल नदी का पानी सीकरी बांध से आता है। उसके बाद सुजान गंगा नहर से पानी लोहागढ़ दुर्ग के अंदर जो खाई बना रखी है उस खाई के अंदर जाता है। तो ये सारा भी हमें ध्यान रखना है। ये भी किससे रिलेटेड है? रूपारेल नदी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, तो रूपनगढ़ नदी ये मतलब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। और इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। तो देखो सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है। तो रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। और ये नदी जो है ना, ये नदी सांबर झील के अंदर गिरती है। तो देखो ये नदी भी विलीन होती है, तो सांबर झील के अंदर जाके गिर जाती है। और सांबर झील के अंदर भी दक्षिण दिशा से गिरती है। तो दक्षिण दिशा से गिरने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी है। तो रूपनगढ़ किशनगढ़ की नदी है। तो रूपनगढ़ देखो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है ये अजमेर के अंदर, और इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद स्थित है। और ये सांबर झील के अंदर गिरती है दक्षिण दिशा से। इसके बाद नेक्स्ट है मेंथा नदी। मेंथा नदी, इसका देखो इसको भी अपन याद रख सकते हैं, मेंथा। और ये देखो में से मेंथा मनोर थाना की पहाड़ियाँ। तो देखो मेंथा नदी या मेंढा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मनोर थाना की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? देखो मैं से मनोर थाना, तो मनोर थाना की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। और ये नदी भी सांबर झील में गिरती है। तो ये नदी भी किस में गिरती है? सांबर झील के अंदर गिर जाती है। तो देखो सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो रूपनगढ़ गिरती है दक्षिण से, खारी नदी, मेंथा नदी, खंडेला नदी, ये सारी नदियाँ किसके अंदर जाके गिर जाती है? सांबर झील के अंदर गिरती है। तो सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ अपन को याद रखनी है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, मेंथा नदी और खंडेला नदी, ये सारी नदियाँ किसके अंदर जाके गिरती है? सांबर झील के अंदर गिरती है। तो अभी देखो अपन ने रूपनगढ़ पढ़ा और अपन ने कौन सी पढ़ी? अभी मेंथा नदी पढ़ी अपन ने। अब नेक्स्ट नदी है काकनी नदी। काकनी नदी, इसका उद्गम कोटड़ी या कोटरी गांव कहाँ से होता है? जैसलमेर से होता है। तो कोटड़ी गांव या कोटरी गांव जैसलमेर से किसका उद्गम होता है? काकनी नदी का उद्गम होता है। देखो इसको भी याद रखते, काकनी कोटड़ी से होता है। तो काकनी कोटड़ी या फिर कोटरी गांव जैसलमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इसके उपनाम क्या क्या है? तो इसको काकने नदी या मसूरदी नदी बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। काकने और मसूरदी नदी किसको बोलते हैं अपन? काकने नदी को बोलते हैं। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, मतलब ये लगभग 17 किलोमीटर ही बहती है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी है। और ये कम वर्षा में बुझ झील जैसलमेर का निर्माण करती है। यानी अगर वर्षा कम हो तो कहाँ पे जाती है? ये बुझ झील के अंदर जाती है। और अगर अधिक वर्षा में ये नदी मीठा की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। मतलब अगर वर्षा अधिक मात्रा में आए तो ये कहाँ तक जाती है? ये मीठा की खाड़ी तक जाती है। मतलब कम वर्षा हो तब कहाँ तक जाएगी? बुझ झील तक जाएगी, यानी बुझ झील का निर्माण करती है नदी। और अगर मान लो अधिक वर्षा है ना तो कहाँ तक जाएगी? मीठा की खाड़ी तक जाएगी। देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोटड़ी गांव से होता है, जैसलमेर से। फिर ये नदी मतलब क्या लगभग 17 किलोमीटर ही बहती है। ये काकनी नदी बुझ झील का निर्माण करती है। और अगर वर्षा थोड़ी ज़्यादा हो तो कहाँ तक जाती है? ये मीठा की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ये हमारे कौन सी नदी हो जाएगी? काकनी नदी। देखो अपन ने मतलब सारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ ली है। और कुछ नदियाँ और है जिनके सिर्फ अपन को नाम वगैरह याद रखने हैं। कौन सी नदी है? देखो अन्य अंतर प्रवाही नदियाँ कौन कौन सी है? कुकुंद नदी, ये कुकुंद नदी भरतपुर की है। इसमें देखो बारेठा बांध बना हुआ है इसके ऊपर, बारेठा बांध बना हुआ है इसके ऊपर। तो बारेठा बांध कहाँ बना हुआ है? कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ है। तो कुकुंद नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? बारेठा बांध बना हुआ है। एक द्रव्यवती नदी है, रोहिली नदी, नेमड़ा नदी, लीक नदी, ये जैसलमेर की नदी है। तो ये अन्य आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं जिनके से आपको नाम याद रखने की, किसकी अंदर कौन से प्रवाह की है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी? कुकुंद नदी, इसके ऊपर अपन को याद रखना कि बारेठा बांध बना हुआ है।
द्रव्यवती नदी, रोहिली नदी, नीमड़ा नदी और लिंक नदी। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि सर्वाधिक जल या फिर अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। मतलब सर्वाधिक जल ग्रहण और या फिर अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बलूचमा। ट्रिक का नाम क्या है? बलूचमा। तो बलूचमा ट्रिक है। ब से क्या हो जाएगा? बनास नदी। लू से क्या हो जाएगा? लूणी नदी हो जाएगा। और चल से क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। और माँ से क्या हो जाएगा? माही नदी। तो देखो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक जल ग्रहण या फिर अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। बनास के बाद कौन सी है? लूणी नदी है। लूणी के बाद कौन सी है? चंबल नदी है। और चंबल के बाद कौन सी आ जाएगी? माही नदी। यानी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण या फिर अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। उसके बाद देखो सर्वाधिक उपलब्ध सतही जल, यानी सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी कौन सी है? मतलब सतही जल वाली नदी, जल सबसे ज़्यादा किस नदी के अंदर है? तो देखो इसका है चबा माही लूण। ट्रिक क्या है इसकी? चबा माही लूण। तो च से तो क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बनास नदी हो जाएगा। और माही से तो माही नदी हो जाएगा। और लूण से क्या हो जाएगा? लूणी नदी हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा उपलब्ध सर्वाधिक मतलब ये सतही जल किस नदी का है? तो चंबल नदी का है। मतलब देखो अफवाह क्षेत्र या फिर अपन कह सकते हैं जल ग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा किस नदी की है? तो जल ग्रहण वाली नदी सबसे ज़्यादा कौन सी है? बनास नदी है। जबकि उपलब्ध सतही जल वाली नदी कौन सी है? ये चंबल नदी है। ये हमने मतलब नदियाँ सारी कंप्लीट कर ली है, मतलब सारी मतलब आंतरिक हवा तंत्र की, बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सारी नदियाँ अपन ने कंप्लीट कर ली हैं यहाँ पे। थैंक यू।